सबको नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप? एक नए लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का लेक्चर पिछला जो लेक्चर था जो कि एनक्लोव से संबंधित था, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982, उसका सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने इसके मूल सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और ये जानकारी प्राप्त की थी कि ये किस प्रकार फंक्शन में आया, कैसे बना, किस प्रकार के शुरू में जो 60 कंट्रीज थे वो 60 कंट्रीज जुड़े, कैसे इन पर साइन हुआ और कैसे ये 94 के बाद में इफेक्टिव फॉर्म में आया। आज हम इससे संबंधित जो विभिन्न बॉडीज हैं और जो तट से लेकर समुद्र तक जो इसका फंक्शन होता है, जो मैक्सिमम लिमिट जो होती है वो 200 नॉटिकल माइल होती है। यानी कि किसी भी तटीय भाग से या देश से अधिकतम जो क्षेत्र होता है जो किसी देश की संप्रभुता के अंतर्गत आता है, सोवर्निटी के अंतर्गत आता है, वो 200 नॉटिकल माइल है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि उसके लिए उस देश को परमिशन लेनी पड़ती है ट्रिब्यूनल की, कमीशन की, यूएन की, और परमिशन के बाद ही वो देश आगे 200 नॉटिकल माइल से आगे अपनी रिसर्च या माइनिंग कर सकता है। उसके लिए कंडीशंस ये हैं कि अगर किसी देश का कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी कि महाद्वीपीय जो जलमग्न तट है वो 200 नॉटिकल माइल से ज्यादा बड़ा है, उस कंडीशन में उसको परमिशन मिल सकती है। और कुछ देशों ने इस पर प्रयास भी किए हैं, जैसे रशिया ने किया है। रशिया ने आर्टिक ओशियन में, आर्टिक महासागर में 200 नॉटिकल माइल से ज्यादा का क्लेम किया है और रिसर्च करके उन्होंने कई एविडेंस दिए हैं जिसके आधार पर ये उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया कि साइबेरियन कॉन्टिनेंट का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, महाद्वीपीय जलमग्न है, उसका प्रसार या उसका विस्तार नॉर्थ पोल तक है। तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र आर्टिक महासागर का, आर्टिक ओशियन का रशिया क्लेम करता है और उसने उस पर अधिकार भी कर रखा है। ये विवाद में है वैसे प्रश्न यूएन के द्वारा, और इस लॉ ऑफ सीज के जो बॉडी है इसके द्वारा अभी किसी प्रकार की परमिशंस नहीं मिली है, लेकिन रशिया ने उस पर अधिकार कर रखा है। लोमोनोसोव रिज जो नॉर्थ में पड़ती है, नॉर्थ पोल के पास पड़ती है, वहां तक उन्होंने एक टाइटेनियम धातु का पोल लगाकर उस पर रशिया का झंडा लगा रखा है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो इसकी जो विभिन्न बॉडीज हैं कि अगर किसी कंट्री को कोई परमिशन लेनी हो या किसी कंट्री को कोई प्रॉब्लम हो या शिकायत करनी हो किसी कंट्री विशेष के द्वारा, जैसे चाइना के बारे में बहुत सी शिकायतें की गई हैं। जो साउथ चाइना सी है उसमें उसने बहुत बड़ा क्लेम कर रखा है, पूरे के पूरे साउथ चाइना सी या दक्षिण चीन सागर को वो अपना मानता है, जिससे कई देश प्रभावित हो रहे हैं, जैसे फिलीपींस है, वियतनाम है, मलेशिया है, ब्रुनाई है। ये चाइना उनके क्षेत्रों तक क्लेम करता है हिस्टोरिकली, और कुछ 9 मैप्स बना रखे हैं उन्होंने, और कुछ आइलैंड्स के आधार के ऊपर वो साउथ तक क्लेम करता है, पूरे के पूरे साउथ चाइना सी के ऊपर क्लेम करता है। लेकिन ये बात भी, ये मुद्दा भी यूएन अथॉरिटी में, काउंसिल में विचारणीय है और इसको यूएन ने रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन चाइना की दादागिरी के कारण से ये बात अभी भी उलझी हुई है और वो चाइना उस पूरे के पूरे साउथ चाइना सी के ऊपर अपना अधिकार मानता है। अब हम आते हैं जो बॉडीज होती है विभिन्न, उनके ऊपर बात करते हैं, या जोन्स जो अलग अलग हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तटवर्ती, ये मैरिटाइम जोन इनको कहा जाता है, और बेसलाइन जो होती है वो बिल्कुल समुद्र के पास होती है, लो टाइड के पास। मैं आपको अभी एक डायग्राम में इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको सिर्फ इनके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूं
ये एक बेसलाइन जो होती है लो वाटर लाइन होती है और डिटरमाइंड बाय द एवरेज फ्लो ऑफ टाइड्स प्रिसाइडिंग ईयर्स और नो फॉरेन वेसल्स ऑफ एनी टाइप कैन एंटर इनसाइड द बेसलाइन। ये लो टाइड के पास में होती है, कंट्री का पूरा अधिकार होता है, जो जिस कंट्री से संबंधित है वो बेसलाइन, उसकी वाटर बॉडीज पर, अंदर की वाटर बॉडीज पर पूरा उसका अधिकार होता है और बाहर का कोई भी शिप या वेसल उसके अंदर बिना परमिशन से किसी भी रूप में दाखिल नहीं हो सकता है। उसके बाद में दूसरा पार्ट है इसमें टेरिटोरियल सी, टेरिटरी आगे तक जो बढ़ रही है बेस लाइन से, जो उसको जोड़ने का काम कर रही है आगे बढ़ते हुए, ये टेरिटरी बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक होती है। कितना? बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल। और 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम बेस लाइन द कोस्टल स्टेट हैज राइट ओवर द रिसोर्सेज एंड फिश एटसेट्रा ओवर दीज वाटर। तो तट से या बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र होता है समुद्र में, महासागर में, वो पूरा का पूरा उस देश विशेष से संबंधित होता है। वहां के सभी संसाधनों पर, फिशरीज पर, जैविक और अजैविक जितने भी प्रकार के संसाधन हैं उन पर उस देश विशेष का अधिकार होता है। और इसमें भी कोई बाहर का, फॉरेन का शिप या वेसल्स बिना परमिशन से एंटर नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा, नहीं हो सकता है। तीसरा जोन जो इसमें बनता है वो कंटीजियस जोन बनता है। कंटीजियस जोन बनता है जो निरंतरता प्रदान करता है आगे की ओर बढ़ते हुए। ये भी 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम टेरिटोरियल सी। जो टेरिटोरियल सी की 12 नॉटिकल माइल खत्म होती है सीमा, वहीं से प्रारंभ होकर और 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है वो कंटीजियस जोन के अंतर्गत आता है। तो 12-12 24 हो गया। तो 24 नॉटिकल माइल पूरा का पूरा एक कंट्री विशेष के अंतर्गत आता है जो उससे सागर से संबंधित है। अब यहां पर क्या होता है, जितने भी प्रकार के टैक्सेशन होता है, कस्टम्स होते हैं, इमिग्रेशन होते हैं और पॉल्यूशन रिलेटेड लॉज वगैरह होते हैं, वो यहां पर लागू होते हैं। यानी कि इसमें दूसरे देश के शिप्स या वेसल्स आ सकते हैं, लेकिन परमिशन और टैक्स देकर, रेवेन्यू देकर। तो एक रेवेन्यू अर्न करने का ये जोन है। जो बाहर के देशों के शिप्स वगैरह आते हैं उनसे टैक्सेशन और रेवेन्यू जनरेट किया जाता है परमिशंस के साथ। और यहां और पहले वाले जोन में किसी भी प्रकार का, किसी भी देश का, विशेषकर उस देश का जिससे वो संबंधित है, किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन या प्रदूषण सागर में नहीं छोड़ा जा सकता। ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं छोड़ा जा सकता विद इन दिस जोन। और इसके बाद में तीसरा जोन आता है EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक पेटी या जोन। इसमें क्या होता है, ये टेरिटोरियल सी से 200 किलोमीटर फ्रॉम द बेस लाइन। ये बेस लाइन जो होती है उससे 200 नॉटिकल माइल, आई एम सॉरी नॉट किलोमीटर, 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया होता है, जो किसी भी क्षेत्र को या किसी भी तटीय प्रदेश या देश या राज्य को टोटल अधिकार देता है 200 नॉटिकल माइल किस पर, सागर पर, उससे संबंधित जो सागर हैं उसके ऊपर। लेकिन यहां पर कंडीशन ये है कि ये इकोनॉमिक जोन में बाहर के देश भी आ सकते हैं, लेकिन वही कंडीशन वही है, परमिशन के द्वारा और किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं करेंगे वो। साथ ही केबल्स बिछाने के लिए जो कम्युनिकेशंस के लिए होती हैं और पाइपलाइन बिछाने के लिए जो नेचुरल गैस या ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए होते हैं, उनको वहां बिछाया जा सकता है। लेकिन अगर वो उस क्षेत्र विशेष में किसी प्रकार का खनन करना चाहते हैं तो उस देश विशेष से जिससे वो क्षेत्र संबंधित है उसकी परमिशन या उसके एसोसिएशन के साथ ही वहां पर खनन या माइनिंग कर सकते हैं। तो ये तीन बड़े, एक बेसलाइन से कहां तक, बेसलाइन से टेरिटोरियल पार्ट जो कि 12 माइल का है, उसके बाद कंटीजियस जोन है जो अगले 12 नॉटिकल माइल का है, उसके बाद EEZ है, ये इसका जो टोटल लेंथ है समुद्र में वो 200 नॉटिकल माइल है फ्रॉम द बेस लाइन,
और फॉरेन शिप्स वगैरह इसमें आ सकते हैं, ट्रेड और रिसर्च कर सकते हैं, और केबल्स और पाइपलाइंस वगैरह इसमें बिछा सकते हैं, और किसी प्रकार का हार्म या पॉल्यूशन उस क्षेत्र विशेष में नहीं कर सकते किसी भी रूप में। ठीक है ना। अब मैं इसको आपको एक डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूं। आप देखिए, ये डायग्राम मैंने यहां बनाया है। इस डायग्राम में यहां हाई टाइड लाइन है, जो बेस लाइन है, आप देख रहे हैं, ये बेस लाइन है, और बेस लाइन से लेकर लगभग जो 12 नॉटिकल माइल है, लो टाइड वाला जो बेस लाइन है ये वाली, इससे 12 नॉटिकल माइल तक का जो टेरिटोरियल सी है, और उसके बाद 12 नॉटिकल माइल नेक्स्ट जो है वो कंटीजियस जोन है, और ये टोटल यहां से बेसलाइन से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है वो EEZ या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है, और इसके बाद का जो है वो हाई सीज कहलाता है। ठीक है ना, हाई सीज कहलाता है। अब आप देखिए कि ये इस प्रकार से ये समुद्र का भाग जो है, सागरीय भाग जो है, नीचे की ओर जा रहा है, ये लो टाइड से होते हुए ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ की ओर आ रहा है, फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद स्लोप स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद में कॉन्टिनेंटल राइज शुरू हो जाता है, उसके बाद में डीप सी प्लेन शुरू हो जाता है। तो ये इस प्रकार से इस क्षेत्र विशेष की जो रचना है वो इस डायग्राम के द्वारा मैंने आपको बताई थी। अब एक मैं आपको मैप बताता हूं भारत का, जिसमें भारत से संबंधित आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी कि भारत का ये तटीय क्षेत्र ब्लैक में मैंने दिखाया है, और रेड में मैरीटाइम या टेरिटोरियल बेल्ट बताया जो 12 नॉटिकल माइल का है फ्रॉम द बेस लाइन। ग्रीन लाइन में मैंने आपको कंटीजियस जोन बताया है जो नेक्स्ट 12 या नेक्स्ट 12 माइल का है, और टोटल 24 नॉटिकल माइल फ्रॉम बेस लाइन। ठीक है। फिर लास्ट वाला ये वाला जो नीले वाले पार्ट में है ये EEZ है, यानी कि इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ये पूरे के पूरे, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आसपास कोई नेचुरल सी आ जाता, नेचुरल पोर्ट आ जाता, नेचुरल आइलैंड आ जाता है, सॉरी, तो ये नेचुरल आइलैंड आगे के 200 नॉटिकल माइल और प्रोवाइड कर देता है। वही सेम टेरिटोरियल जोन 12, कंटिन्यूअस जोन 12 और इकोनॉमिक जोन जो है तो टोटल 200 माइल का। तो आपने देखिए कि यहां से लक्षद्वीप से ये आगे की ओर विस्तृत है। ये आगे की ओर विस्तृत इसीलिए है कि हमको नेक्स्ट आगे की ओर ये 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया मिल गया है। इसी प्रकार से आप इधर देखिए, ये हमारा जो अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है, इस अंडमान निकोबार में भी टेरिटोरियल बेल्ट, उसके बाद कंटीजियस बेल्ट, उसके बाद EEZ वाला क्षेत्र है जो हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये नेचुरल आइलैंड्स जिस क्षेत्र विशेष में या कंट्री के पास होते हैं, तो वहां पर उनकी जो डिस्टेंस है सी में, या उनका जो सी में अधिकार होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह कि ये नेचुरल आइलैंड होने चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं। जैसे बॉम्बे हाई हमने यहां पे एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना रखा है माइनिंग के लिए, तो वहां से हमको 200 नॉटिकल माइल नहीं मिल सकते। ये नेचुरल आइलैंड्स ही होने चाहिए, प्राकृतिक द्वीप ही होने चाहिए। अब यहां आप देखिए कि श्रीलंका और ये इंडिया का जो पार्ट है वो बहुत पास आ गया है। इस कंडीशन में क्या हो गया है, द डिस्टेंस बिटवीन धनुषकोटी एंड तल्लामल्लार इज 18 किलोमीटर। तल्लामन्नार, ये तल्लामन्नार यहां है और धनुषकोटी यहां है। इन दोनों के बीच में 18 नॉटिकल माइल का ही अंतर है। तो हमारे दोनों देशों ने यह डिसाइड किया कि 9 इस तरफ और 9 इस तरफ, 9 9 18, तो 9 नॉटिकल माइल का क्षेत्र हमने अपनी सुविधा से या अपनी अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे में बांट लिया है। तो ये भारत का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, और साथ में ये बताया कि ये किस प्रकार से ये सारे के सारे जो जोन्स हैं वो किस तरह से बटे हुए हैं। और यहां पर 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1852 मीटर्स, आई एम सॉरी, और 1.151 माइल्स।
अब हम वापस से यहां आ जाते हैं। आप देखेंगे कि यहां तक मैंने ये EEZ वाला क्षेत्र बताया आपको, यानी कि इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन। इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन के बाद में आगे की अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ आगे जा रहा है तो उसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी होती है। यहां मैंने लिखा है ECS। ECS का मतलब है एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी कि 200 नॉटिकल माइल के बाद का जो एरिया में अगर कोई कंट्री क्लेम करता है तो उसे ECZ कहा जाता है, एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसमें क्या होता है कि एक्सटेंड फ्रॉम द एंड ऑफ द EEZ एट द मोस्ट अनदर 150 नॉटिकल माइल विथ परमिशन। जहां 200 नॉटिकल माइल EEZ का एरिया खत्म हो रहा है, वहां से अधिकतम 150 नॉटिकल माइल 150 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र किसी क्षेत्र विशेष या देश को या राज्य को मिल सकता है, लेकिन परमिशन के साथ। UN की ये जो बॉडी है लॉ ऑफ द सी, इसकी परमिशन के साथ ही वो मिलेगा, बिना परमिशन से नहीं मिलेगा। अब इसमें जो मेजर यहां लिखा है मैंने रेड कलर में, आप देखिएगा कि अदर मेजर बॉडीज ऑफ UNCLOS, UNCLOS, जो मेजर बॉडीज हैं इसकी, उसका क्या क्या फंक्शन है, उसका क्या क्या कार्य है। तो इसमें पहला है ITLOS। ITLOS का मतलब होता है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। ये एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है जो शिकायतों के लिए है, कंप्लेंट्स के लिए। और उसमें क्या होता है, सेटअप अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। किसी भी प्रकार के दो देशों या दो से अधिक देशों में किसी प्रकार के डिस्प्यूट्स होते हैं, उन डिस्प्यूट्स को या जो एक प्रकार के किसी प्रकार के समझौते नहीं हो पाते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए ये ITLOS बनाया गया है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। चाइना का जो केस है वो इसी में चल रहा है। चाइना का जो क्लेम साउथ चाइना सी के ऊपर है, उससे रिलेटेड वियतनाम ने, फिलीपींस ने, ब्रुनेई ने और मलेशिया ने इसी में कंप्लेंट कर रखी है चाइना की। और अभी एक केस चल रहा है और UN बॉडी ने यानी कि ITLOS ने चाइना को स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि आपका क्लेम किसी भी रूप में पूरे के पूरे साउथ चाइना सी पर नहीं है, यानी कि दक्षिण चाइना सागर पर आपका पूरा क्लेम नहीं है। आपका क्लेम वहीं तक है जो 200 नॉटिकल माइल तक का अधिकतम क्षेत्र है, वहां तक, उससे अधिक नहीं। दूसरी बॉडी है इसमें IBSA। IBSA का मतलब होता है इंटरनेशनल सीबोर्ड अथॉरिटी, सीबेड अथॉरिटी, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। ये क्या करता है, प्रोवाइड्स द डिटेल ऑफ द लिमिट्स ऑफ नेचुरल जुरिडिक्शंस। जो नेचुरल जुरिडिक्शंस होता है, प्राकृतिक जो रूप से अधिकार जो होता है किसी देश का, उसको ये डिसाइड करता है। जैसे एक मैंने एग्जाम्पल आपको भारत और श्रीलंका का बताया कि दोनों देश पास पास हैं, तो 200 नॉटिकल माइल 200 नॉटिकल माइल 400 नॉटिकल माइल का क्षेत्र वहां नहीं है, सिर्फ 18 नॉटिकल माइल का या 18 माइल तक का क्षेत्र है। तो यहां पर दोनों देशों ने अपना समझौता किया अपनी समझदारी दिखाते हुए कि भाई 9 नॉटिकल माइल आपका क्षेत्र और 9 नॉटिकल माइल हमारा क्षेत्र। ये तो हमने आपसी समझबूझ से इस मामले को सुलझा लिया। अब मान लो ये सीबेट्स वाला एरिया किन्हीं कंट्रीज में, किसी देशों में सुलझता नहीं है, तब वो यहां पर आता है। इसके ये बॉडी ये डिसाइड करती है कि कौन सा क्षेत्र किसके जुरिडिक्शंस में आएगा, कौन सा गलत डिसीजन है, कौन सा सही डिसीजन है। फिर तीसरा पार्ट है इसमें CLCS, तीसरी बॉडी, इंपॉर्टेंट बॉडी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है। ये है कमीशन ऑन द लिमिट ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे के पूरे महाद्वीपों को अगर देखा जाए तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ या महाद्वीपीय जलमग्न
एक ही आकार, एक ही प्रकार, एक ही लंबाई, एक ही चौड़ाई के नहीं है, बल्कि ये अलग अलग हैं। और मैक्सिमम लिमिट जो 200 नॉटिकल माइल दी है सागरों पर क्षेत्र विशेष के अधिकार के लिए, वो वहां टूटती है। कहां पर टूटती है? अगर किसी देश का कॉन्टिनेंटल शेल्फ या महाद्वीपीय जलमग्न भाग 200 नॉटिकल माइल से ज्यादा है, तो वो क्लेम करते हैं कि इस बॉडी में, जिसमें CLCS, कमीशन ऑन द लिमिट ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और इसके लिए उनको बहुत सारे प्रूफ्स देने पड़ते हैं, साइंटिफिक प्रूफ्स। जैसे रशिया का मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया। रशिया ने आर्टिक सी में जो क्लेम किया है कि साइबेरियन जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो बहुत दूर तक जा रहा है, 200 नॉटिकल माइल से बहुत दूर तक जा रहा है, और उनका क्लेम जो है वो नॉर्थ पोल तक है। नॉर्थ पोल में उनका एक रिज है नीचे, जिसे उन्होंने नाम दिया लोमोनोसोव रिज, लोमोनोसोव श्रेणी, वहां तक उनका क्लेम है। और उन्होंने साइंटिफिकली इस बात को प्रूव किया है कि हमारा जो साइबेरियन का जो कॉन्टिनेंट शेल्फ है, साइबेरियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इसका विस्तार नॉर्थ पोल तक है। तो क्लेम करने के बाद में अभी ये बात इस बॉडी में CLCS में अभी विचारणीय है। कंटिन्यू रशिया इसके ऊपर लगा हुआ है। इसका कारण क्या है कि इस क्षेत्र में नेचुरल गैस और नेचुरल ऑयल, टाइटेनियम, गोल्ड वगैरह के बहुत बड़े भंडार हैं। इन भंडारों को ये खोना नहीं चाहते हैं। और सेम केस है चाइना का। चाइना भी जो साउथ चाइना सी के ऊपर पूरे के पूरे साउथ चाइना सी पे जो क्लेम करता है, उसके पीछे कारण यही है कि वहां के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गैस है, ऑयल है, और दूसरे प्रकार के रिसोर्सेज हैं, बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज, उन सब पे वो क्लेम करता है। एनर्जी रिसोर्सेज जो कि दूसरे देशों की प्रभुसत्ता को किल करता है, विशेषकर वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनाई और मलेशिया। इन चारों देशों ने इसकी कंप्लेंट इस UN बॉडी में की है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अब ये कहता है कि 200 नॉटिकल माइल ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। अब ये कमीशन जो है, अगर ये कमीशन इन देशों के द्वारा दिए गए रिकमेंडेशन के ऊपर विचार करता है और ये पाता है कि वास्तव में ये बात सही है, साइंटिफिक रूप में जो ये क्लेम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो इन देशों को उस 200 नॉटिकल माइल से अधिक या उससे पार के सागरीय क्षेत्रों पर खनन करने के लिए या रिसर्च करने के लिए या अन्य कार्यों के लिए परमिशन दी जाती है। तो मैक्सिमम क्लेम जो है पूरे के पूरे आर्टिक सी में, वो रशिया का है सबसे ज्यादा, क्योंकि आप जानते हैं कि साइबेरिया का पूरा जो पार्ट है, नदर्न साइबेरिया का पार्ट, वो आर्टिक सी की ओर है। और आर्टिक सी में सी जो है वो संसाधनों से भरपूर है, रिच है, भरा हुआ है। अब उस तरफ से यूएसए भी, अलास्का की तरफ से यूएसए भी क्लेम कर रहा है, ग्रीनलैंड या डेनमार्क भी क्लेम कर रहा है, कनाडा भी क्लेम कर रहा है। अब आर्टिक सी एक प्रकार से कॉमन हेरिटेज नहीं रह गई है, इन 4-5 कंट्रीज में बंट के रह गई है। और चाइना भी इसमें कूदने का प्रयास कर रहा है, जिसका कोई अधिकार ही नहीं है उसके ऊपर, जिसका कोई क्लेम ही नहीं है। चाइना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो ऐसे ऐसे क्षेत्रों पर अधिकार जमाने की कोशिश करता है जो ऐतिहासिक रूप से और किसी भी राजनीतिक रूप से उस देश से कभी संबंधित ही नहीं रहा। लेकिन क्लेम करने में क्या है, क्लेम तो कुछ भी कर सकता है। आज इंडिया पूरे के पूरे विश्व के मानचित्र पर इंडिया लिख दे तो क्या पूरा विश्व इंडिया हो जाएगा? नहीं होगा। तो यहां समझने वाली बात यह है, ये जो बॉडी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जो 1982 में इसके ऊपर फाइनल डिसीजन हुआ था, वो इस प्रकार के
इस महासागरों के ऊपर या सागरों के ऊपर जो मैक्सिमम लिमिट होती है 200 नॉटिकल माइल तक की, उसको उन्होंने बांधा है। अगर ये नहीं होता तो वो पहले की तरह, मैंने आपको फर्स्ट सेशन में जो बात की थी वही होता कि माइट इज राइट वाला क्षेत्र, जिसको जहां किसी प्रकार के रिसोर्सेज मिलते, किसी भी देश को वहां जाकर वो डिगिंग करने लगते, माइनिंग करने लगते, पोल्यूशन करने लगते, और किसी देश विशेष की संप्रभुता के लिए वो बहुत बड़ा खतरा हो जाते, चैलेंज हो जाते। तो ये बहुत ही इफेक्टिव रूप से फंक्शन में है ये बॉडी, और 165 से ज्यादा कंट्री इसको फॉलो करते हैं, इस पर साइन किए हुए हैं। तो एक प्रकार से महासागरों के को नियमबद्ध कर दिया है, किसी एक पर्टिकुलर लॉ से बांध दिया है, जिससे ज्यादा डिस्प्यूट्स नहीं हो, देशों के बीच में लड़ाई झगड़े नहीं हो, और शांति से मामले सेट हो जाएं, सॉल्व हो जाएं। ये आज का ये अनसॉल्व जो है, इसका सेकंड पार्ट था, यानी कि लास्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट सेशन हम नेक्स्ट वाले आने वाले सेशन में इसको डिस्कस करेंगे, जो कि इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी से संबंधित है, कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन, क्योंकि इंडियन ओशन इस समय जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे हॉट स्पॉट बन गया है पिछले कुछ सालों से। भारत और भारत के आसपास के जो 40 देश हैं, जो कि 1/3 पॉपुलेशन रखते हैं टोटल वर्ल्ड की, 1/3 पॉपुलेशन, तो एक बहुत पॉपुलेटेड पार्ट है, रिसोर्सेज से भरा हुआ है। इसमें कई प्रकार के पॉलिटिकल मूव हो रहे हैं, कई प्रकार के पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जो अधिकार जमाने के लिए हो सकते हैं। इसमें भारत ने अपने आप को किस प्रकार से अधिक शक्तिशाली, या अपने आप को शक्ति प्रदर्शित करनी है कि वो अपने क्षेत्र को, अपने देश के सागर को बचा सके, और इसमें जो विभिन्न किस्म के असंख्य संसाधन हैं वो भारत के विकास में उनका उपयोग कर सके। देखिए, जितने भी सागर हैं, महासागर हैं, उनमें दुनिया में उनमें एक ही ये सागर है जो किसी देश विशेष के नाम से जाना जाता है, यानी कि हिंद महासागर, इंडियन ओशन, और कोई ऐसा सागर नहीं है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।